हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। मेरा नाम है कीर्ति और आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एमपी एनएचएम सीएचओ का पेपर। तो यहाँ पर ये पेपर दिसंबर 2020 में पेपर हुआ था, वो पेपर है। तो उस टाइम पर सीसीएच और विदाउट सीसीएच दोनों टाइप का सिलेबस ऐड किया गया था। तो यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग एमसीक्यूज रहने वाले हैं। ये पूरा ऑफिशियल पेपर है, मैंने इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं, ना ही कोई भी मॉडिफिकेशन किया है। तो क्लास में एंड तक ज़रूर बने रहें। और जो भी लोग इन पेपर्स को परचेस करना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ऑफिशियल ऐप है जो मेडिकल एंड नर्सेस सब, वहाँ पर आपको पूरे पेपर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी सीरीज़ अवेलेबल है। बहुत ही चीप प्राइस में आपको ऑल ओवर थिंग्स अवेलेबल हैं। तो आप ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आपको सभी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जिनका भी 17 अप्रैल को पेपर होने वाला है, वो एक बार प्रीवियस ईयर पेपर देखकर ज़रूर जाएं, क्योंकि टोटल 7 पेपर हैं जिसमें आपके 700 MCQs कवर होंगे। और आप एक बार ये चेक ज़रूर कर सकते हैं कि आपको पेपर का फॉर्मेट कैसा रहेगा। तो आपकी रिक्वेस्ट के बेस पर मैंने आपके लिए MP CHO, हरियाणा और त्रिपुरा, अभी रिसेंट में इन्हीं 3 जगह CHO के पेपर होने वाले हैं। तो तीनों जगह के पेपर आपको डेली एक जगह का पेपर सॉल्व करवाया जाएगा। तो जो लोग त्रिपुरा और हरियाणा का पेपर देने वाले हैं, वो ये बिल्कुल भी ना सोचें कि आपके लिए कंटेंट इम्पोर्टेंट नहीं होगा। आपके लिए भी ये कंटेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो सिलेबस है, मैंने तीनों जगह का सिलेबस चेक किया हुआ है। सभी का सिलेबस एक दूसरे से मिलता जुलता हुआ है। 2 या 4 क्वेश्चन जो 1 या 2 टॉपिक होंगे जो एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं, बाकी सभी टॉपिक एक दूसरे से मैच करते हुए हैं। तो आप लोग प्लीज़ पूरे वीडियोस जो भी CHO के पेपर सॉल्व करवाए जा रहे हैं, वो पूरे ज़रूर देखें। तो यहाँ पर जो पेपर है, ये है MP का पेपर, ऑफिशियल पेपर है, कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं मैं चाहती तो ये पेपर मेरे पास टाइप फॉर्मेट में भी थे, बट आप लोगों को डाउट होता कि ये पेपर ऑफिशियल है या नहीं, तो इसीलिए मैंने आपको ऑफिशियल पेपर ही प्रेजेंट किया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आया था यहाँ पर, पेपर आपका हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा। जो भी लोग पेपर देने वाले हैं, मैं आपको बता दूँ कि चाहे आप त्रिपुरा का पेपर दें या फिर MP का दें, तो आपका पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द डेटा रिक्वायर्ड फॉर एनालाइजिंग द हेल्थ सिचुएशन एंड डिफाइनिंग द हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिटी इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। तो यहाँ पर एक्सेप्ट करके क्वेश्चन है कि कम्युनिटी में डेटा को एनालाइज करने के लिए और उसको डिफाइन करने के लिए हेल्थ प्रॉब्लम्स को सभी पॉइंट्स इंक्लूड किए जाएंगे, किसी एक को छोड़कर। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, कल्चरल फैक्टर, स्पिरिचुअल फैक्टर या फिर डेमोग्राफिक फैक्टर। तो यहाँ पर इसको जूम करके हम देखते हैं और इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए कि डेटा जो हेल्थ का एनालिटिक डेटा है, उसको और हेल्थ की प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए हम सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर अफेक्ट करेंगे, कल्चरल फैक्टर्स भी अफेक्ट करेंगे। कहीं कहीं का कल्चर होता है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो कह देते, दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, जैसे चिकन पॉक्स हो गए, स्मॉल पॉक्स, तो ये चीज़ें भी अफेक्ट करेंगी कम्युनिटी में। डेमोग्राफिक फैक्टर भी अफेक्ट करेगा, बट स्पिरिचुअल फैक्टर है जो इस पर अफेक्ट नहीं होगा। तो एक्सेप्ट करके क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा स्पिरिचुअल फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आशा इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। तो आशा वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी हैं, किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है, प्रोवाइड प्राइमरी मेडिकल केयर फॉर माइनर एलिमेंट्स लाइक डायरिया, प्रोवाइड मेडिकल केयर यूजिंग IMNCI गाइडलाइंस, प्रोवाइड डॉट्स ट्रीटमेंट, एंड लास्ट ऑप्शन है, क्रिएट अवेयरनेस ऑन न्यूट्रिशन एंड बेसिक सैनिटेशन। तो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी हैं आशा वर्कर की, बट जो नहीं है वो क्या है, प्रोवाइड मेडिकल केयर यूजिंग IMNCI। एक आशा वर्कर प्राइमरी मेडिकल केयर दे सकती है डायरिया के पेशेंट को, डॉट्स ट्रीटमेंट दे सकती है, न्यूट्रिशन और सैनिटेशन को लेके अवेयरनेस क्रिएट करवा सकती है, बट एक जो आशा वर्कर है IMNCI गाइडलाइंस का यूज़ करके किसी को भी ट्रीट ऐसे नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, प्रोवाइड मेडिकल केयर यूजिंग द IMNCI गाइडलाइंस। नेक्स्ट है यहाँ पर, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर वॉज रिकमेंडेड बाय। तो प्राइमरी हेल्थ केयर का कॉन्सेप्ट है जो किसने दिया था, भोर कमेटी ने, मुद्देयार कमेटी ने, मुखर्जी कमेटी ने, कि करतार सिंह कमेटी ने। तो जो प्राइमरी हेल्थ केयर का रिकमेंडेशन दिया था, ये दिया था भोर कमेटी ने। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, भोर कमेटी। नेक्स्ट है यहाँ पर, द ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट ऑफ 6 to 8 month ओल्ड इन्फेंट। 6 से 8 महीने के बच्चे का ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट क्या होगा,
ऑप्शन में यहाँ पर होल्ड, हेड इरेक्ट, सिट्स विदाउट सपोर्ट, क्राउलिंग, स्टैंड विथ सपोर्ट। तो जो यहाँ पर बच्चे की एज बताई हुई है कि 6 से 8 महीने बच्चे की एज है यदि, तो जो डेवलपमेंट है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट वो क्या होगा कि बच्चा अपने आप से सपोर्ट के साथ बिना सपोर्ट के भी बैठ सकता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, सिट्स विदाउट सपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर फ्लैटरिंग और फाइलिंग ऑफ द चाइल्ड्स वेट कर्व इज एन अर्लीस्ट इंडिकेशन ऑफ। तो जो जो चाइल्ड वेट कर्व होती है, जो ग्रोथ चार्ट होता है वो क्या होगा, फ्लैटनिंग होगा या फिर फॉल होगा, मतलब नीचे की तरफ डिक्लाइन होगा। तो उसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन में है विटामिन डेफिशिएंसी, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन या फिर वॉर्म इन्फेस्टेशन। तो जो चाइल्ड की जो वेट कर्व है, वजन है, अचानक से फॉल डाउन होगा, किसके कारण होगा, ये होगा प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के कारण। नेक्स्ट है यहाँ पर ICDS मीन्स, तो ICDS का फुल फॉर्म पूछा था, तो वो है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जो कि कब लाई गई थी, 1975 में। इसके बेनिफिशियर्स एज ग्रुप एग्जाम में आते हैं मेनली। नेक्स्ट है यहाँ पर 3 to 6 year old चाइल्ड बिलोंग टू द डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ। 3 से 6 साल का बच्चा किस में आएगा, प्री स्कूल एज में आएगा। तो यहाँ पर प्री स्कूल एज का जो बच्चा है कौन सी डेवलपमेंट स्टेज में होगा, इन्फेंट में, टोडलर में, प्री स्कूल या फिर स्कूल एज में। यदि कहते 1 ईयर का तो वो होता है इन्फेंसी में, 3 to 6 ईयर कहा है तो किस में होगा, प्री स्कूल में, 1 to 3 ईयर होता तो होता टोडलर में, स्कूल एज होता मोर देन 6 ईयर। तो यहाँ पर जो प्री स्कूल में आएगा कौन सा, 3 to 6 ईयर का बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्लेइंग अलोन विथ टॉयज डिफरेंट फ्रॉम दोज यूज्ड बाय अदर चिल्ड्रन इन एन एरिया एंजॉइंग द प्रेजेंस ऑफ अदर चिल्ड्रन एंड मेकिंग नो एफर्ट टू स्पीक विद देम इज कॉल्ड। तो बच्चे हैं जनरली जो दूसरे बच्चों से अलग खेल रहे हैं और उनको अपना अकेला खेलना ज़्यादा पसंद है, ना वो किसी से ज़्यादा बात कर रहे हैं, तो किस टाइप का प्ले कहलाएगा, ऑनकुलर प्ले, सॉलिटरी प्ले, पैरेलल प्ले या फिर एसोसिएटिव प्ले। तो इस टाइप का प्ले कहलाएगा सॉलिटरी प्ले, जिसमें बच्चा अपने आप में ही मस्त है। नेक्स्ट है यहाँ पर द रिकमेंडेड डाइटरी इंटेक ऑफ प्रोटीन फॉर एन इंडियन एडल्ट इज। तो एक इंडियन एडल्ट में कितनी डाइटरी इंटेक प्रोटीन की ज़रूरत होगी, 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, 3 ग्राम पर केजी बॉडी वेट या फिर 4 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। तो रिकमेंडेड प्रोटीन की ज़रूरत होगी एक इंडियन एडल्ट में 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है यहाँ पर विटामिन डी डेफिशिएंसी रिजल्ट इन क्वेश्चन नंबर 10 है, विटामिन डी की कमी से क्या होगा, क्लब फुट, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमाइलाइटिस या फिर ऑस्टियोपोरोसिस। तो विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है यहाँ पर वो क्या है, ऑस्टियोमलेशिया। क्या है, ऑस्टियोमलेशिया। नेक्स्ट इज द प्रोडक्शन और रिलीज ऑफ सर्टेन कोआगुलेशन फैक्टर इज स्टिमुलेटेड बाय विच विटामिन। तो जो कोआगुलेशन फैक्टर्स के लिए और प्रोडक्शन के लिए कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल है, विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन ई या फिर विटामिन के। तो जो सर्टेन कोआगुलेशन फैक्टर और प्रोडक्शन के लिए जो विटामिन रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है, विटामिन के। इसको एट द टाइम ऑफ बर्थ भी एडमिनिस्टर किया जाता है न्यूबॉर्न बेबीज में ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए। और यहाँ पर क्या है, कोआगुलेशन फैक्टर वाला विटामिन पूछा है तो वो क्या है, विटामिन के। नेक्स्ट इज द असाइनिंग ऑफ वेरियस रोल टू बी परफॉर्म्ड बाय नर्सेस वर्किंग इन द वार्ड इज कॉल्ड। एक नर्स के लिए बहुत सारे काम है जो वेरियस रोल परफॉर्म करने हैं वार्ड में, तो ये क्या कहलाएंगे, प्लानिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग या फिर ऑर्गेनाइजिंग। तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे स्टाफिंग पैटर्न। क्या कहलाएगा एक नर्स का, स्टाफिंग पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर द ऑब्जेक्टिव ऑफ नर्सिंग पर्सनल मैनेजमेंट इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। तो जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन वाला सेक्शन है उसमें क्वेश्चन आपके ऐड हो जाएंगे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ नर्सिंग पर्सनल मैनेजमेंट इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। तो यहाँ पर एक्सेप्ट में क्या होगा आपका, टू अपग्रेड एंड प्रमोट एग्जिस्टिंग स्टाफ वेन एवर पॉसिबल, टू मेंटेन द डिसिप्लिन, टू टेक ऑल स्टेप्स टू हैव एक्सेसिव आवर्स ऑफ वर्क, टू मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ रेन्यूमरेशन। तो यहाँ पर आपको कहा है कि नर्सिंग पर्सनल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव एम सभी हैं किसी एक को छोड़कर। तो क्या है, टू टेक ऑल स्टेप्स टू हैव एक्सेसिव आवर ऑफ वर्क, काम के अधिक घंटों के लिए सभी कदम उठाना।
तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि आपका जो भी आप काम करने के लिए अधिक एक्स्ट्रा आवर क्यों काम करेंगे, तो यहाँ पर यही है कि आपका जो नर्सिंग पर्सनल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव हैं वो सब हैं कि जहाँ संभव हो सके, जहाँ पर आपका जाना ज़रूरी है वहाँ आप काम करेंगे, डिसिप्लिन बना के रखेंगे, जो आपका रेन्यूमरेशन है उसके हिसाब से अकॉर्डिंग काम करेंगे आप, लेकिन आप एक्स्ट्रा आवर के लिए इस तरीके से नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। असाइनिंग अ ग्रुप ऑफ पेशेंट टू अ ग्रुप ऑफ स्टाफ मेंबर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रोफेशनल नर्स इज कॉल्ड। तो यहाँ पर है कि असाइनिंग अ ग्रुप ऑफ पेशेंट टू अ ग्रुप ऑफ स्टाफ मेंबर, एक ग्रुप को जो पेशेंट का ग्रुप है एक स्टाफ मेंबर के लिए असाइन करना, तो ये जो लीडरशिप है एक इस टाइप की लीडरशिप कहलाएगी। फंक्शनल मेथड, टीम मेथड, प्राइमरी नर्सिंग या नन ऑफ दीज, तो ये कहलाएगा टीम मेथड, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन देखिए ग्रुप ऑफ पेशेंट भी हैं और ग्रुप ऑफ स्टाफ मेंबर्स के लिए क्या करवाया जा रहा है, असाइन किया जा रहा है, तो क्या कहलाएगा टीम मेथड। यदि यहाँ पर सिंगल पेशेंट सिंगल नर्स होता तब ये प्राइमरी नर्सिंग केयर होती। नेक्स्ट है यहाँ पर द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट कवर्स एम्प्लॉय ड्राइंग बेस नॉट एग्जिस्टिंग मोर देन। तो ESI एक्ट के तहत जो ड्राइंग बेस है कितने से ज़्यादा नहीं दिया जाता है, 19,000 पर मंथ, 20,000 पर मंथ, 21,000 पर मंथ या फिर 22,000 पर मंथ। तो ये होता है 21,000 पर मंथ, कितना 21,000 से ज़्यादा नहीं दिया जाता। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट सीवियर ब्लड लॉस रिजल्ट्स इन। तो कोई एक्सीडेंट में यदि ब्लड लॉस होता है तो उसका जो और ज़्यादा रिजल्ट क्या हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया, शॉक, एनाफिलेक्टिक रिएक्शन या फिर सेप्सिस। तो जो एक्सीडेंट सीवियर ब्लड लॉस के कारण क्या होने के चांसेस होते हैं, शॉक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर ये किसी भी टाइप का हो सकता है, मेनली हाइपोवॉलीमिया होता है। तो यहाँ पर जो शॉक होगा वो क्या होगा, सीवियर ब्लीडिंग के कारण हो सकता है। नेक्स्ट इज द पैरामीटर असेस ड्यूरिंग ग्लासगो कोमा स्केल। GCS स्केल में क्या है जो असेस किया जाता है, ऑप्शन में आई ओपनिंग रिस्पॉन्स, बेस्ट वर्बल रिस्पॉन्स, बेस्ट मोटार रिस्पॉन्स। सेकेंड ऑप्शन है आई रिस्पॉन्स, बेस्ट वर्बल रिस्पॉन्स, बेस्ट स्टिमुलाई रिस्पॉन्स। थर्ड ऑप्शन है आई रिस्पॉन्स, बेस्ट रिस्पॉन्स, बेस्ट मोटार रिस्पॉन्स और लास्ट है नन ऑफ दीज। तो ग्लासगो कोमा स्केल अनकॉन्शियसनेस लेवल को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है और इसमें क्या पैरामीटर चेक होते हैं, आई ओपनिंग रिस्पॉन्स, बेस्ट वर्बल रिस्पॉन्स एंड बेस्ट मोटार रिस्पॉन्स। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखना है, आई ओपनिंग, बेस्ट वर्बल और मोटार रिस्पॉन्स है जो असिस्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट इज ए हेमलिच मैन्यूवर ग्लासगो कोमा स्केल, बेसिक क्वेश्चन है, स्किल बेस्ड क्वेश्चन में आपके आ जाते हैं, तो ये आपके हर एक एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन है हेमलिच मैन्यूवर इज परफॉर्म टू। तो हेमलिच मैन्यूवर क्यों किया जाता है, टू ट्रीट इनसफिशिएंट ब्रीदिंग, टू इम्प्रूव द सर्कुलेशन, टू रिमूव ब्लॉकेज फ्रॉम विक्टिम्स एयरवे, टू प्रोवाइड इफेक्टिव वेंटिलेशन। तो ये सबको पता है हेमलिच मैन्यूवर क्यों किया जाता है कि विक्टिम के पेशेंट के एयरवे को यदि कोई ब्लॉकेज है तो इसको ट्रीट करने के लिए। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका टू रिमूव ब्लॉकेज फ्रॉम विक्टिम्स एयरवे। नेक्स्ट है यहाँ पर इन एडल्ट एन्यूरिया रिफर्स टू यूरिन आउटपुट लेस देन। तो एडल्ट में एन्यूरिया को कंसीडर कब किया जाता है, जब जो यूरिन आउटपुट लेस देन कितना हो, 50 ml पर डे, 100 ml पर डे, 150 ml पर डे या फिर 200 ml पर डे। तो यहाँ पर एडल्ट में एन्यूरिया का क्राइटेरिया क्या है, जब यूरिन आउटपुट लेस देन 100 ml पर डे हो जाए तब। नेक्स्ट है यहाँ पर द हार्मोन सीक्रेटेड बाय आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर। तो हार्मोन जो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से सीक्रेट होते हैं वो कौन से हैं, इंसुलिन ग्लूकागॉन सोमेटोस्टेटिन, इंसुलिन ग्लूकागॉन ACTH, इंसुलिन ACTH या फिर सोमेटोस्टेटिन। तो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से सीक्रेट होने वाले हार्मोन क्या हैं, 3, इंसुलिन ग्लूकागॉन एंड सोमेटोस्टेटिन। कौन कौन से, इंसुलिन ग्लूकागॉन एंड सोमेटोस्टेटिन। आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सेकेंड वन। नेक्स्ट इज द प्राइमरी रोल ऑफ एल्डोस्टेरॉन इज। तो एल्डोस्टेरॉन का प्राइमरी रोल क्या है, कंजर्व सोडियम प्रमोट पोटेशियम एक्सक्रीशन, कंजर्व पोटेशियम प्रमोट सोडियम एक्सक्रीशन, कंजर्व सोडियम एंड पोटेशियम प्रमोट एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम।
तो जो एल्डोस्टेरॉन है इसका मेन रोल क्या होगा, कंजर्व द सोडियम एंड प्रमोट द पोटेशियम एक्सक्रीशन। दैट मीन्स सोडियम को क्या करना, कलेक्ट करना, कंजर्व करके रखना और पोटेशियम को एक्सक्रीट करना। नेक्स्ट इज द सब सेंटर इज रीनेम्ड एज, सब सेंटर का दूसरा नाम क्या है, हेल्थ एंड साइंस सेंटर, हेल्थ सेंटर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, हेल्थ साइंस ट्रीटमेंट एंड पैलिएटिव सेंटर। जो लोग CHO बनने वाले हैं तो उनको याद ही होगा कि सब सेंटर का दूसरा नाम क्या रख दिया गया, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। जो आयुष्मान भारत योजना है उसके तहत जो 1.5 लाख सब सेंटर खोले जाने हैं, तो उसी के तहत सब सेंटर का रीनेम क्या हो गया, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। नेक्स्ट इज द प्रोसीजर बाय विच एमनियोटिक फ्लूइड इज obtained फॉर टेस्टिंग इज, तो कौन सा प्रोसीजर है जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड को टेस्टिंग के लिए है जो लिया जाता है, कोरियोनिक बिलस, एमनियोसेंथेसिस, फीटल ब्लड सैंपलिंग या फिर नन ऑफ दीज। तो जो टेस्टिंग के लिए एमनियोटिक फ्लूइड लिया जाता है एमनियोसेंथेसिस में, किसमें, एमनियोसेंथेसिस में। नेक्स्ट वन इज बिफोर बर्थ द एल्वुलाई इन अ बेबीज लंग्स आर एक्सपेंडेड एंड फिल्ड विथ, तो बिफोर बर्थ दैट मीन्स यूट्राइन लाइफ में बेबी के जो लंग्स हैं एक्सपेंड होंगे, फिल्डअप होंगे, तो इनमें क्या भरा रहेगा, एयर, फ्लूइड, ब्लड या फिर मेकोनियम। तो जो यहाँ पर ब्लड क्या होगा बेबी के लंग्स में बिफोर डिलीवरी, बिफोर बर्थ के क्या रहता है, फ्लूइड, क्या भरा रहेगा, फ्लूइड। नेक्स्ट इज द डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ मलेरिया इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट, तो मलेरिया में सभी डायग्नोस्टिक टेस्ट किए जाएंगे किसी एक को छोड़कर, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, सेरोलॉजिकल टेस्ट, माइक्रोस्कोपिक टेस्ट या फिर हीमोग्लोबिन टेस्ट। तो यहाँ पर सभी टेस्ट होंगे किसी एक को छोड़कर, तो जो टेस्ट नहीं होगा वो क्या होगा, हीमोग्लोबिन टेस्ट। बाकी सेरोलॉजिकल टेस्ट होंगे, माइक्रोस्कोपिक टेस्ट होगा, रैपिड एंटीजन डायग्नोस्टिक टेस्ट भी होगा। नेक्स्ट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस सी किस मोड से ट्रांसमिट होगा, फीको ओरल रूट, ड्रॉपलेट, कंटेमिनेटेड ब्लड या फिर नन ऑफ दीज। तो ये सबको पता है हेपेटाइटिस सी को ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस क्यों कहा जाता है, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण होने से ज़्यादा होता है, तो इसीलिए हेपेटाइटिस सी का जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कंटेमिनेटेड ब्लड। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द डोज ऑफ विटामिन ए फॉर एन इन्फेंट एंड 9 मंथ ऑफ एज, 9 महीने के बच्चे में, इन्फेंट में कितना विटामिन ए का डोज दिया जाएगा, 1 लाख IU, 2 लाख IU, 3 लाख IU या फिर 4 लाख IU। तो जो डोज दिया जाएगा 9 मंथ ऑफ एज में कितना दिया जाता है, 1 लाख IU, और ओरली दिया जाता है बच्चों में कब, 9 महीने से 9 महीने की एज में मीजल्स वैक्सीन के साथ में। नेक्स्ट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, तो ट्यूबरक्लोसिस की फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग क्या है, तो टोटल जो 5 मेडिसिन होती हैं, तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट उनके नाम बता देते हैं जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। तो वो यहाँ पर आइसोनियाजिड, रिफाम्पसिन, पायराजिनामाइड, डिथाम्ब्यूटल एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। ऑप्शन नंबर A1 है जो यहाँ पर आइसोनियाजिड, रिफाम्पसिन, पायराजिनामाइड, डिथाम्ब्यूटल एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन है, क्या है, फर्स्ट लाइन ड्रग है किसके लिए, ट्यूबरक्लोसिस को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29, द वेरियस ड्रग्स यूज्ड फॉर लैक्टेशन सप्रेशन आर ऑल एक्सेप्ट, बहुत सारी मेडिसिन है लैक्टेशन को सप्रेस करने के लिए यूज़ की जाती हैं, बट किसी एक को छोड़कर। लैक्टेशन सप्रेस क्यों किया जाता है, या तो मदर बेबी को फीड नहीं करवाना चाहती, या कुछ मेडिकल इशू है, या फिर कुछ और इकोनॉमिकल इशू है, या फिर वर्किंग मदर हैं, तो इस तरीके से यदि आप फीड नहीं करवाना चाहते तो लैक्टेटिंग सप्रेशन मेडिसिन आती हैं। तो कौन सी मेडिसिन है जो सभी देंगे किसी एक को छोड़कर, टैबलेट कैवरगोलिन, पायरिडॉक्सिम, इंजेक्शन मिगोक्सिन जिसमें एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन होगा, या फिर इंजेक्शन मिथार्जिन। तो जो मेडिसिन होंगी सभी किसी एक को छोड़कर, तो क्या होगी, इंजेक्शन मिथार्जिन। कैप्रिकोलिन है जो ड्रग ऑफ चॉइस कही जाती है किसके लिए, लैक्टेशन को सप्रेस करने के लिए, बट जो नहीं देंगे हम वो क्या होगा, मिथार्जिन। नेक्स्ट इज द एसेंशियल कैरेक्टर ऑफ अ गुड नर्सिंग सर्विस डिपार्टमेंट इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट, तो गुड नर्सिंग सर्विस डिपार्टमेंट के एसेंशियल कैरेक्टर सभी हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है इवालुएटिंग नर्सिंग सर्विसेज पीरियोडिकली,
फॉर्मुलेशन ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ नर्सिंग सर्विस, अवेलेबिलिटी ऑफ रिटर्न प्रोसीजर फॉर नर्सिस, रनिंग द हॉस्पिटल विथ मिनिमल स्टाफिंग। तो गुड नर्सिंग सर्विस डिपार्टमेंट के कैरेक्टर सभी एसेंशियल कैरेक्टर किसी एक को छोड़कर, तो वो क्या है, रनिंग द हॉस्पिटल विथ मिनिमल स्टाफिंग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने स्टाफ की ज़रूरत हो उतने स्टाफ के साथ हॉस्पिटल को चलाना चाहिए। तो यहाँ पर जो नहीं होगा वो क्या होगा, रनिंग द हॉस्पिटल विथ मिनिमल स्टाफिंग। नेक्स्ट सेक्शन है यहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ, जो 2 टाइप का सिलेबस आया था 2020 में जब पेपर हुआ था, जिसमें CCH वालों ने बस फॉर्म फिलअप किया था। तो इस बार CCH विदाउट CCH, बाकी आपका सिलेबस सेम है, पूरा सिलेबस सेम है, कुछ चेंजेस किए गए थे, बट आप 2020 का पेपर भी देख लें, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको ऐड किया है। तो यहाँ पर जो 2020 में पेपर हुआ था तो उसमें 30% क्वेश्चन आपके कम्युनिटी जो BSc नर्सिंग में आपने पढ़ा था वो था। तो इस बार भी आपको CCH विदाउट CCH देंगे तो मिक्स्ड टाइप से क्वेश्चन आएंगे। इन्होंने पर्टिकुलर नहीं कहा है कि BSc से कितना, वो पूरा आपका नर्सिंग का सिलेबस बता के कहा है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट सेक्शन आया था यहाँ पर वो था कम्युनिटी हेल्थ का, जिसमें 60% क्वेश्चन थे। अब इस 60% में आपके पूरे हैं जो कवर अप हो जाएंगे, आपका GK, GS, नर्सिंग सब चीज़ें स्टार्टिंग में भी कवर थे और इस बार भी हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, रिकमेंडेड डिसइंफेक्टेंट स्पेसिफिक टू किलिंग द कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के लिए जो डिसइंफेक्टेंट यूज़ किया जा रहा था वो क्या था, वो था सोडियम हाइपोक्लोराइड। HIV के पेशेंट के लिए, कोरोना वायरस के लिए क्या है, सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज़ किया जाएगा। ऑप्शन में था कार्बोलिक एसिड, लाइजोल, फिनॉइल या फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सबसे ज़्यादा यदि CHO में बात की जाती है तो कौन सा सब्जेक्ट आता है, तो सबसे ज़्यादा आता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ DNA वायरस। DNA वायरस कौन सा है, हेपेटाइटिस A, B, C या फिर D। तो DNA वायरस की बात हो रही है, तो जो DNA वायरस है यहाँ पर वो क्या है, हेपेटाइटिस B, बाकी सभी RNA वायरस हैं। नेक्स्ट वन इज रूबेला इज ऑल्सो नोन एज, रूबेला का दूसरा नाम क्या है, टिटेनस, बूफिंग कफ, मीजल्स या फिर जर्मन मीजल्स। तो रूबेला का दूसरा नाम है जर्मन मीजल्स, क्या है, जर्मन मीजल्स। बूफिंग कफ का दूसरा नाम क्या है, पर्टूसिस और 100 डेज की कफ, 100 डेज कफ। नेक्स्ट इज सार्स स्टैंड्स फॉर, सार्स का फुल फॉर्म पूछा है, तो ऑप्शन में स्टैंडर्ड एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सब एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम या फिर शोइंग ऑल रेस्पिरेटरी सिम्टम्स। तो सार्स का फुल फॉर्म होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। नेक्स्ट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लेप्रोसी, तो लेप्रोसी का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ऑप्शन में ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, फीको ओरल रूट, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट या फिर नन ऑफ दीज। तो जो यहाँ पर लेप्रोसी का जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो क्या है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, माइकोबैक्टीरियम लेप्रा के कारण होने वाली प्रॉब्लम है। तो इसका जो रूट है क्या है, तो वो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। नेक्स्ट इज बॉटुलिज्म इज कॉज्ड बाय, बॉटुलिज्म किसके कारण होगा, स्टेफाइलोकोकाई, साल्मोनेलियासिस, क्लोरेस्ट्रीडियम टिटेनी या फिर क्लोरेस्ट्रीडियम बॉटुलिज्म। तो बॉटुलिज्म का जो पॉजिटिव एजेंट है बैक्टीरिया वो क्या है, क्लोरेस्ट्रीडियम बॉटुलिनम। नेक्स्ट वन इज विच एनिमल इज एम्पलीफायर ऑफ जैपनीज इंसेफेलाइटिस। तो जैपनीज इंसेफेलाइटिस का एम्पलीफायर कौन सा एनिमल है, काऊ, मंकी, पिग या फिर कैट। तो वो है यहाँ पर पिग, क्या है, पिग। आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर, पिग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इन विच कम्युनिकेबल डिसीज द एसिड फास्ट वैसिलाई टेस्ट इज पॉजिटिव। एसिड फास्ट वैसिलाई टेस्ट किस कम्युनिकेबल डिसीज में पॉजिटिव होगा, टिटनस एंड लेप्रोसी, डिप्थीरिया एंड टिटनस, पोलियोमाइलाइटिस एंड टिटनस या फिर ट्यूबरक्लोसिस एंड लेप्रोसी। तो एसिड फास्ट वैसिलाई ये कौन कहलाते हैं, माइकोबैक्टीरियम। तो यहाँ पर माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरक्लोसिस एंड लेप्रोसी ये दोनों किस में आएंगे, एसिड फास्ट वैसिलाई टेस्ट में कैसे रहेंगे, पॉजिटिव। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ट्यूबरक्लोसिस एंड लेप्रोसी। नेक्स्ट वन इज विच बिहेवियरल रिस्क फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूट टू अ पर्सन डेवलपिंग अ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। कौन से बिहेवियरल फैक्टर हैं जो पर्सन में क्या करेंगे, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के लिए और बढ़ावा देंगे या फिर रिस्क फैक्टर होंगे।
फिजिकल इनएक्टिविटी, हार्मफुल अल्कोहल कंजप्शन, टोबैको यूज या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ये सभी रीजन क्या है, फिजिकल है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, बिहेवियरल रिस्क फैक्टर होंगे, तो ये क्या है सभी। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। और ये सभी क्या है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, इनको आप क्वेश्चन में आपको आ सकता है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, तो ये सभी हो जाएंगे कैसे मॉडिफाइबल, जिसको आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स फॉर कॉजेशन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसीज। तो कार्डियोवैस्कुलर डिसीज के लिए कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर कौन से होंगे? ऑप्शन में जेनेटिक, टोबैको, अल्कोहल एंड फिजिकल इनएक्टिविटी, जेनेटिक, अल्कोहल, एयर पोल्यूशन, डायबिटीज, वाटर पोल्यूशन, ओबेसिटी, डायबिटिक, जेनेटिक, ओबेसिटी, कंजेनाइटल हार्ट प्रॉब्लम। तो सीबीएस के लिए सभी कौन कौन से होंगे? जेनेटिक, टोबैको, अल्कोहल एंड फिजिकल इनएक्टिविटी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जो इसका सही आंसर होगा, क्योंकि कार्डियोवैस्कुलर डिसीज ऐसे ही नहीं होंगी, जेनेटिक होगा तो हो सकती हैं, लॉन्ग टर्म से आप तंबाकू, जर्दा, शराब और फिजिकल इनएक्टिव हैं तो भी होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर अप्रोच फॉर कैंसर प्रिवेंशन पॉलिसी। क्या अप्रोच है कैंसर प्रिवेंशन पॉलिसी के लिए? कैंसर को रोकने के लिए क्या अप्रोच लिए जा रहे हैं? अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट, स्क्रीनिंग, पैलिएटिव केयर या फिर ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा सभी। ये सभी स्टेटमेंट हैं जो लिए जा रहे हैं कि अर्ली डिटेक्ट और ट्रीट करें, स्क्रीनिंग की जाए, पैलिएटिव केयर किया जाए, तो यहाँ पर आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज द इन्फेक्शन बाय विच ऑर्गेनिज्म कैन कॉज सर्विक्स कैंसर। तो सर्वाइकल कैंसर के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होगा? हेपेटाइटिस बी, HIV, HPV या फिर H. पाइलोरी। तो सबको पता है सर्वाइकल कैंसर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। क्या है? HPV वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। नेक्स्ट इज व्हाट इज द पैलिएटिव केयर। पैलिएटिव केयर क्या है? ऑप्शन में है इट इज़ एन अप्रोच टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पेशेंट एंड देयर फैमिली हु आर फेसिंग लाइफ ट्रीटमेंट। It is an approach to quality of life of patient with terminal cancer. Approach to reduce cost of treatment. Approach to reduce mortality and morbidity of the country. पैलिएटिव केयर ऐसी केयर होती है जिसमें पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो पेशेंट की फैमिली या फिर पेशेंट बहुत लंबे टाइम से ट्रीटमेंट ले रहा हो किसका? कैंसर का, तो ये क्या कहलाती है? पैलिएटिव केयर। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट इज ब्रैकीथेरेपी रिफर्स टू। तो ब्रैकीथेरेपी क्या है? गिविंग एंटी कैंसरस ड्रग्स थ्रू द इंट्रावीनस रूट, प्रोसीजर ऑफ प्लेसिंग रेडियो एक्टिव मटेरियल इनसाइड द बॉडी, पासिंग रेडियो एक्टिव रेस इन द बॉडी या फिर नन ऑफ दीज। तो ब्रैकीथेरेपी कैंसर को ट्रीट करने के लिए यूज होती है। इसमें क्या किया जाएगा? जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है आपकी बॉडी में प्लेस्ड किए जाएंगे। तो ऐसा प्रोसीजर कि जिसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल को आपकी बॉडी के अंदर है जो भेजा जाए। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर व्हेन वाज नेशनल फैमिली हेल्थ एंड वेलफेयर प्रोग्राम स्टार्टेड इन इंडिया। तो भारत में नेशनल हेल्थ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था? 1952 में, 1952 में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? सेकंड। नेक्स्ट इज ट्यूबरक्लोसिस एक्सेलरेट्स द प्रोग्रेशन ऑफ विच डिसीज। तो यदि जिसको टीबी है तो और कौन सी डिसीज होने के चांसेस ज़्यादा होंगे? अस्थमा, HIV, लेप्रोसी या फिर रूबेला। तो यहाँ पर जो ज़्यादा चांसेस होंगे वो होंगे HIV के, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस में आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल ही सप्रेस हो जाती है, और जब इम्यूनिटी सप्रेस होती है तो यदि HIV के साथ पूछें तो ट्यूबरक्लोसिस होगा, ट्यूबरक्लोसिस के साथ पूछें तो HIV होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट इज विच ऑफ डिसीज आर एरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया। तो भारत से कौन सी डिसीज हैं जो एरेडिकेट हो चुकी हैं? ऑप्शन में लेप्रोसी, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, पोलियो, स्मॉल पॉक्स, यूनिवॉर्म, पोलियो एंड यास या फिर सार्स, पोलियो एंड स्मॉल पॉक्स। तो भारत से एरेडिकेट होने वाली डिसीज हैं स्मॉल पॉक्स, गिनिया वॉर्म, पोलियो एंड यास। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? थर्ड। नेक्स्ट इज व्हेन वाज इंडिया डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री। तो भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया था? 27 मार्च 2014, 27 मार्च 2019, नॉट येट डिक्लेयर्ड 27 मार्च 2020।
तो पोलियो को या फिर किसी डिसीज़ को डिक्लेयर इंडिया को डिक्लेयर क्यों किया गया, फ्री डिक्लेयर, जब इंडिया में या फिर किसी भी देश में 3 साल तक एक भी केस नहीं आया हो तब। तो पोलियो फ्री इंडिया डिक्लेयर कब हुआ था? 27 मार्च 2014 को। और ये कौन करता है डिक्लेयर? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और WHO। नेक्स्ट इज नोटिफाइबल डिसीज एट पर WHO अंडर IHR आर। तो यहाँ पर IHR के अकॉर्डिंग जो WHO में नोटिफाइबल डिसीज़ हैं वो कौन सी हैं? कोलेरा, प्लेग, येलो फीवर, पोलियो, टिटनेस, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, प्लेग या इन्फ्लुएंजा, या फिर कोलेरा, पोलियो एंड इन्फ्लुएंजा। तो यहाँ पर जो IHR है इसके अकॉर्डिंग WHO में जो डिसीज़ नोटिफाइबल डिसीज़ थी वो कौन सी हैं? तो वो हैं कोलेरा, प्लेग और येलो फीवर। कौन कौन सी हैं? कोलेरा, प्लेग एंड येलो फीवर। इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन IHR का मतलब है यहाँ पर इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो नोटिफाइबल डिसीज़ थी क्या थी? कोलेरा, प्लेग और येलो फीवर। नेक्स्ट है यहाँ पर INAP स्टैंड फॉर। तो INAP का फुल फॉर्म होता है इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान। मैंने आपको कई बार पढ़ाया है, जो कि न्यूबॉर्न बेबी की डेथ को प्रिवेंट करने के लिए लाया गया था इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान। नेक्स्ट इज मिशन इंद्रधनुष वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर। मिशन इंद्रधनुष वैक्सीनेशन के लिए लाया गया था कि इसमें 2 साल की एज ग्रुप तक के बच्चों को फुली वैक्सीनेटेड करवाना है। तो ये कब आया था? दिसंबर 2014, दिसंबर 2004, मार्च 2014 या फिर दिसंबर 2019। तो इंद्रधनुष प्रोग्राम लॉन्च हुआ था दिसंबर 2014 में। नेक्स्ट इज नेशनल नॉन कम्युनिकेबल डिसीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम इंक्लूड्स। तो नेशनल नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम है, इसमें कौन कौन सी डिसीज इंक्लूडेड हैं? तो इसमें कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर एंड स्ट्रोक। क्या क्या? कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर और स्ट्रोक, के चारों डिसीज़ क्या हैं? इंक्लूडेड हैं। बाकी अदर ऑप्शन में आप देखिए कैंसर, हाइपरटेंशन, कार्डियोवैस्कुलर, डायबिटीज़ है। सेकंड में एक साथ में जो चारों डिसीज़ दी हुई हैं जो इंक्लूडेड हैं। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में यहाँ पर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ भी ऐड कर दी हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर इमीडिएट फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर डॉग बाइट इज। डॉग बाइट के लिए इमीडिएट ट्रीटमेंट क्या है? फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या है? कवर विथ ड्रेसिंग, अप्लाई एंटीसेप्टिक लोशन, वॉश विथ सोप एंड वाटर फॉर 15 मिनट्स, सूचर द बिग वुंड। तो फर्स्ट प्रायोरिटी फर्स्ट एड ट्रीटमेंट होगा कि जहाँ पर भी काटा है उस वुंड को साबुन से एटलीस्ट 15 मिनट तक क्लीन करें। नेक्स्ट इज द फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर चोकिंग इज। तो चोकिंग के लिए फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या है? ट्राई टू रिमूव द ऑब्जेक्ट विथ योर फिंगर्स, गिव 5 शार्प बैक ब्लो बिटवीन शोल्डर ब्लेड, कॉल फॉर एम्बुलेंस, गिव समथिंग टू ड्रिंक। तो यहाँ पर चोकिंग के लिए जो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है स्टार्टिंग में हेमलिश मैन्यूवर दे दिया, फिर यहाँ पर वही चोकिंग के लिए पूछा तो क्या है? गिव 5 शार्प बैक्स ब्लो बिटवीन द शोल्डर ब्लेड्स। नेक्स्ट इज द रेशियो ऑफ कार्डियक कंप्रेशन एंड आर्टिफिशियल ब्रीदिंग इज। तो कार्डियक कंप्रेशन और आर्टिफिशियल ब्रीदिंग का क्या रेशियो है? तो वो होता है 30/2। यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा नेक्स्ट जो फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट इज व्हाट इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन विल यू टेक इन केस ऑफ ब्लड रिएक्शन। तो यदि ब्लड रिएक्शन होता है तो एज अ नर्स आप क्या करेंगे? इन्फॉर्म द फिजिशियन, इन्फॉर्म द ब्लड बैंक, मॉनिटर वाइटल साइन, या फिर स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली एंड मॉनिटर द वाइटल साइन। तो ऐसे केस में आप ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप करेंगे, वाइटल साइन को मॉनिटर करेंगे यदि कुछ भी ब्लड रिएक्शन होता है तो। नेक्स्ट इज इन ऑर्डर टू परफॉर्म CPR एज पर अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन इज। तो CPR का क्या ऑर्डर सही है? एयरवे ब्रीदिंग, कंप्रेशन, ब्रीदिंग एयरवे कंप्रेशन, कंप्रेशन एयरवे ब्रीदिंग, या फिर नन ऑफ दीज। तो सही ऑर्डर है यहाँ पर वो क्या है? कंप्रेशन, एयरवे एंड ब्रीदिंग, CAB। पूरा याद नहीं होता आपको तो CAB आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर विच ऑफ दीज इज अ परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो परमानेंट मेथड कौन सी है कॉन्ट्रासेप्शन की? ट्यूबल लिगेशन, वैसेक्टोमी, MTIP, ट्यूबल लिगेशन एंड वैसेक्टोमी। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ट्यूबल लिगेशन एंड वैसेक्टोमी दोनों परमानेंट मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन की।
नेक्स्ट वन इज विच वन इज अ नेचुरल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। तो फैमिली प्लानिंग की नेचुरल मेथड क्या है? बीबीटी, ट्रेसिंग चेंजेस इन सर्वाइकल म्यूकस, बीबीटी एंड ट्रेसिंग चेंजेस इन सर्वाइकल म्यूकस, या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो फैमिली प्लानिंग की नेचुरल मेथड है वो क्या है? बीबीटी एंड ट्रेसिंग चेंजेस इन सर्वाइकल म्यूकस। नेक्स्ट इज द कॉपर यूज्ड इन कॉपर टी हैज़ द फॉलोइंग एक्शन। तो कॉपर टी जो दी जाती, कॉपर यूज़ किया जाता है कॉपर टी में, तो कॉपर का क्या है जो काम है, क्या एक्शन करेगा ये? ब्लास्टोसाइडल, बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरियोसाइडल या फिर स्पर्मिसाइडल। तो कॉपर टी में जो कॉपर यूज़ होता है उसका काम क्या होता है? स्पर्मिसाइडल, स्पर्म को मारना। नेक्स्ट इज विच ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड प्रिवेंट्स द ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन को कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो प्रिवेंट करेगी? बैरियर, सर्जिकल, नेचुरल या फिर हार्मोनल। तो ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करने वाली कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है हार्मोनल मेथड। कौन सी? हार्मोनल मेथड। नेक्स्ट है यहाँ पर द एज एंड सेक्स ऑफ अ कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय। तो कंट्री का जो एज एंड सेक्स है वो किस पर डिपेंड करेगा या फिर किससे आप डिस्क्राइब कर पाएंगे? पाई चार्ट, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन पिरामिड या फिर ऑल ऑफ दीज। तो पॉपुलेशन पिरामिड से ये चीज़ें आप इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं कि किस देश में कितनी एज के और किस सेक्स के लोग रहते हैं। नेक्स्ट इज द एनएनआर मीन्स। तो एनएनआर का मतलब होता है नेट रिप्रोडक्टिव रेट। क्या होता है? नेट रिप्रोडक्टिव रेट। नेक्स्ट है यहाँ पर हाउ मैनी NFHS हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड इन इंडिया टिल नाउ। तो कितने NFHS हैं जो इंडिया में अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा कितना? 4। अभी तक जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है भारत में टोटल 4 हैं जो हो चुके हैं। NFHS का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर The adolescent people are in which age group as per WHO। तो WHO के अकॉर्डिंग एडोलेसेंट एज ग्रुप कितने एज ग्रुप के लोग कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं 10 से 19 साल तक की एज ग्रुप के लोग। जिनकी एज 10 से 19 साल तक है, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, वो किस में आएंगे? एडोलेसेंट ग्रुप में कंसीडर किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब एडोलेसेंट ग्रुप के लिए बहुत सारे प्रोग्राम है, RBS के प्रोग्राम, RKS के प्रोग्राम, ये सभी किसके लिए है? एडोलेसेंट ग्रुप के लिए। नेक्स्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट्स आर। तो एडोलेसेंट्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर रहेंगे? ऑप्शन में है रैपिड फिजिकल, साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव ग्रोथ, बिहेवियर चेंज एंड डेवलपमेंट, एकेडमिक एक्सीलेंसी, रैपिड फिजिकल, साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव ग्रोथ एंड बिहेवियर चेंजेस एंड डेवलपमेंट। जो एडोलेसेंट एज ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक होंगे वो क्या होंगे? लास्ट ऑप्शन है जो आपका रैपिड फिजिकली, साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव ग्रोथ एंड बिहेवियरल चेंज एंड डेवलपमेंटल ग्रोथ है जो आपको देखने को मिलेगी। 10 से 19 साल तक की एज ग्रुप के बच्चे होंगे उनमें। नेक्स्ट इज नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम इंक्लूड्स। तो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम में क्या इंक्लूड है? IEC एक्टिविटीज़, एड्स एजुकेशन, यूनिवर्सिटी टॉक्स एड्स प्रोग्राम या फिर ऑल ऑफ दीज। तो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम में सभी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। तो आंसर होगा आपका क्या यहाँ पर? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट इज किशोरी शक्ति योजना इज केटरिंग टू द नीड ऑफ गर्ल्स इन द एज ग्रुप। किशोरी शक्ति योजना कितनी एज ग्रुप की गर्ल्स के लिए लाई गई थी? 10 से 19 साल, 11 से 18 साल, 12 से 19 साल या फिर 13 से 19 साल। तो ये लाई गई थी 11 से 18 साल तक की एज ग्रुप के लिए। किसके लिए? 11 से 18 साल तक की एज ग्रुप के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर द मीनिंग ऑफ ARSH अंडर RMNCH+A प्रोग्राम। तो RMNCH+A प्रोग्राम में ARSH का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ। क्या है? एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ। नेक्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन एडोलेसेंट हेल्थ आर ऑल एक्सेप्ट। तो बेनिफिट्स सभी हैं एडोलेसेंट हेल्थ में इन्वेस्टिंग के, किसी एक को छोड़कर। इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल, इकोनॉमिक हेल्थ एंड सोशल, इकोनॉमिक हेल्थ एंड ह्यूमन राइट या फिर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल। तो जो नहीं है यहाँ पर वो क्या है? तो यहाँ पर ह्यूमन राइट, हेल्थ एंड ह्यूमन राइट एंड इकोनॉमिक।
नेक्स्ट इज वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम इज मेन फॉर। तो जो WIFS प्रोग्राम है किसके लिए लाया गया था? ऑप्शन में है यहाँ पर एडोलेसेंट गर्ल्स एंड लैक्टेटिंग मदर्स, एडोलेसेंट बॉयज, प्रेग्नेंट मदर एंड लैक्टेटिंग मदर, प्रेग्नेंट वुमेन, एडोलेसेंट बॉयज एंड गर्ल्स। तो जो ये प्रोग्राम लाया गया था ये किसके लिए लाया गया था? जो भी एडोलेसेंट बॉयज एंड गर्ल्स हैं जो 10 से 19 साल तक की एज ग्रुप के हैं, या फिर जो यहाँ पर क्लास के हैं तो 6 to 12 तक के, या फिर फॉलिक एसिड जो प्रोग्राम है जितने भी 10 से 19 साल तक के एज ग्रुप के गर्ल्स और बॉयज़ हैं उनके लिए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? एडोलेसेंट गर्ल्स एंड बॉयज़। नेक्स्ट इज एज पर नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया द मिनिमम एज ऑफ गर्ल्स फॉर मैरिज इज। तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग इंडिया में मिनिमम एज कितनी है गर्ल्स की? 18 साल। बट अभी कुछ चेंजेस हुए हैं, 21 ईयर है जो कर दी गई है, आप एक बार इसको रीचेक कर लेना। बट जो एज पर नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के पूछें तो कितनी थी? 18 साल। नेक्स्ट इज द नॉर्मल क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट इन मेल इज। तो मेल में जो नॉर्मल क्रोमोसोम का कॉम्प्लीमेंट है वो कौन सा है? 45XY, 46XX, 46XY या फिर 46YY। तो मेल में होगा 46XY, फीमेल में होता है 46XX। तो यदि मेल का पूछा है तो कितना है? 46XY। नेक्स्ट वन इज द हार्मोन इन्वॉल्व इन द फंक्शनिंग ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होंगे? FSH ऑक्सीटोसिन LH, FSH टेस्टोस्टेरोन LH, FSH ऑक्सीटोसिन टेस्टोस्टेरोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन एंड टेस्टोस्टेरोन। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो FSH टेस्टोस्टेरोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। आप इसको याद रखें, FSH स्टिमुलेटिंग, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, ल्यूटिनाइजिंग और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। नेक्स्ट है यहाँ पर द हार्मोन दैट डू नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा आर। तो कौन से हार्मोन हैं जो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकते? थायरॉक्सिन स्टेरॉइड्स, इंसुलिन थायरॉक्सिन, इंसुलिन स्टेरॉइड्स, पैराथार्मोन एंड कैल्सिटोनिन। तो जो हार्मोन प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकते वो क्या है? पैराथार्मोन और कैल्सिटोनिन हार्मोन। नेक्स्ट इज सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स टू फैसिलिटेट सिस्ट डायलेशन ड्यूरिंग द लेबर इज कॉल्ड। तो सर्विक्स का सॉफ्ट होना किसके लिए? डायलिटेशन के लिए लेबर के टाइम पर क्या कहलाएगा? हैगर साइन, गॉडेल्स, ब्रैक्सटन एक्स साइन या फिर नन ऑफ दीज। तो सर्वाइकल सॉफ्टनिंग के लिए क्या टर्म यूज किया जाता है? गॉडेल्स साइन। क्या है? गॉडेल्स साइन। नेक्स्ट इज एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी इज कैलकुलेट यूजिंग द। तो EDD को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? मैकडोनल्ड रूल से, नेगल्स रूल से, रूल ऑफ 9 से या फिर डाउन्स फार्मूला से। तो EDD एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी कैलकुलेट की जाती है नेगल्स रूल से। नेक्स्ट इज द अर्लीस्ट सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी इज। तो प्रेगनेंसी के अर्लीस्ट सिम्टम कौन से? मॉर्निंग सिकनेस, एमनोरिया, क्विकनिंग या फिर नन ऑफ दिस। तो अर्लीस्ट सिम्टम पूछा है तब क्या होगा? एमनोरिया। यदि सेकेंड ट्राइमेस्टर में पूछते तब होगा क्विकनिंग। और यहाँ पर मॉर्निंग सिकनेस है जो कि अर्ली सिम्टम में नहीं आएगा क्योंकि सबसे पहले एमनोरिया होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा एमनोरिया। नेक्स्ट इज द एक्सरसाइज दैट हेल्प्स टू मेंटेन द टोन ऑफ पेल्विक फ्लोर मसल इज कॉल्ड। तो ऐसी एक्सरसाइज जो क्या करेगी? जो पेल्विक फ्लोर मसल्स है उनकी टोन्स को बढ़ावा देगी। तो ये क्या कहलाएगी? ऑप्शन में ब्रीदिंग एक्सरसाइज, कीगल्स, पेल्विक या फिर एब्डोमिनल एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी कीगल्स एक्सरसाइज, जिसमें पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रेंथ है जो बनाया जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? कीगल एक्सरसाइज। नेक्स्ट वन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ लेबर इन विच सर्वाइकल डायलिटेशन एंड डिसेंट ऑफ फीटल हेड इज प्लॉटेड अगेंस्ट द टाइम इज कॉल्ड। तो ये कहलाएगा पार्टोग्राम। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहा है तो ये क्या है? पार्टोग्राम। नेक्स्ट इज आफ्टर डिलीवरी ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी अम्बिलिकल कॉर्ड शुड बी कॉर्ड क्लैम्प्ड एंड कट विद इन। तो डिलीवरी के बाद बेबी की जो अम्बिलिकल कॉर्ड है कितने टाइम के अंदर क्लैम्प और कट कर देनी चाहिए? ऑप्शन में है यहाँ पर 1 to 3 सेकेंड, 1 to 3 मिनट, 5 to 10 मिनट या फिर नन ऑफ दीज। तो अम्बिलिकल कॉर्ड को कटिंग करने का टाइम होता है 1 से 3 मिनट। अब यहाँ पर डिले और अर्ली कॉर्ड कटिंग होता है
तो डिले हम कब करेंगे? जब बेबी को एनीमिया से प्रिवेंट करना हो। अर्ली कब करेंगे? जब RH इम्यूनाइजेशन का केस हो या फिर कुछ ऐसी डिसीज़ है जो बेबी में ट्रांसफ़र होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, तब हम क्या करेंगे? अर्ली कॉर्ड क्लैंपिंग है जो करेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? 1 से 3 मिनट। नेक्स्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इफेक्टिव एक्शन इन न्यूनेटल रिससिटेशन इज। तो मोस्ट इफेक्टिव एक्शन क्या है न्यूनेटल रिससिटेशन के लिए? स्टिमुलेशन, वेंटिलेशन, चेस्ट कंप्रेशन या फिर एडमिनिस्ट्रिंग द ड्रग्स। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्शन है यहाँ पर वो क्या है? वो है यहाँ पर वेंटिलेशन। क्या होगा? वेंटिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर द प्रिफर्ड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एपिनेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड इज। तो एपिनेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड को आप किस रूट से एडमिनिस्टर करेंगे? ओरल, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस या फिर एंडोट्रैकियल। तो जो रूट आप यहाँ पर अपनाएंगे वो कौन सा होगा? वो होगा इंट्रामस्कुलर रूट। नेक्स्ट इज द एम ऑफ मिशन इंद्रधनुष इज रिलेटेड टू। तो पहले आपसे पूछा कि मिशन इंद्रधनुष कब लॉन्च हुआ, फिर पूछा मिशन इंद्रधनुष का एम क्या है। ऑप्शन में था मिड डे मील, वाटर सैनिटेशन, कोविड प्रिवेंशन या फिर इम्यूनाइजेशन। तो मिशन इंद्रधनुष किसके लिए लाया गया था? कि पूरा जो 2 साल तक के एज ग्रुप के बच्चे हैं उनको कंप्लीट वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवाना। नेक्स्ट इज द हार्मोन प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन। तो मिल्क इजेक्शन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? तो ये सबको पता है कौन सा है? ऑक्सीटोसिन। प्रोडक्शन के लिए प्रोलैक्टिन। नेक्स्ट है यहाँ पर नोजोकोमियल निमोनिया इज निमोनिया दैट इज एक्वायर्ड फ्रॉम। तो जो नोजोकोमल निमोनिया है ये सबसे ज़्यादा कहाँ से होगा? कम्युनिटी से, होम से, हॉस्पिटल इन्वायरमेंट से या फिर नन ऑफ दीज। तो नोजोकोमियल इन्फेक्शन को ही क्या कहा जाता है? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। अब यहाँ पर नोजोकोमल निमोनिया क्या कहलाएगा? हॉस्पिटल इन्वायरमेंट से होने वाला निमोनिया। नेक्स्ट इज ब्रेस्ट फीडिंग वीक इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो हम ब्रेस्ट फीडिंग वीक कब सेलिब्रेट करते हैं? ऑप्शन में फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर या फिर फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। तो जो ब्रेस्ट फीडिंग वीक हम कब सेलिब्रेट करते हैं? फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में। अगस्त के पहले हफ्ते को हम ब्रेस्ट फीडिंग वीक के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं, जिससे ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में अवेयरनेस है, जागरूकता है, वो हम फैला सकें। नेक्स्ट है यहाँ पर द टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट अकर्स इन रिप्रोडक्टिव सेल्स इज। जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं स्पर्म, ओवम, उनमें किस टाइप का सेल डिवीजन देखने को मिलेगा? माइटोसिस, मियोसिस, सेल डिवीजन या फिर ऑल ऑफ दीज। तो मियोसिस है जो देखने को मिलेगा जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं उनमें। नेक्स्ट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ निपाह वायरस। निपाह वायरस का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? बैट्स, पिग्स, ह्यूमंस या फिर ऑल ऑफ दीज। निपाह वायरस इन सभी से हो सकता है, चमगादड़ से भी, सुअर से भी और ह्यूमन से भी। तो आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है यहाँ पर द इटियोलॉजिकल एजेंट ऑफ चिकन पॉक्स इज। तो चिकन पॉक्स का कॉजेटिव एजेंट क्या है? हर्पीस जूस्टर, वेरिसेला जूस्टर, पैरामिक्सो या फिर टोगा वायरस। तो इटियोलॉजिकल एजेंट है चिकन पॉक्स का वेरिसेला जूस्टर वायरस। अब लास्ट जो 10 क्वेश्चन आए थे आपको जीके जीएस से, तो वो इस बार 5 आने वाले हैं आपको। तो यहाँ पर देखें हम किस तरीके के क्वेश्चन थे आपको। फर्स्ट क्वेश्चन था इंडियन एयरफोर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो इंडियन एयरफोर्स डे हम कब मनाते हैं? ऑप्शन में था अक्टूबर 8, अक्टूबर 30, नवंबर 15 या फिर सितंबर 15। तो यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स डे हम जो मनाते हैं वो कब मनाते हैं? अक्टूबर 8 को। हो सकता है आपसे नेवी पूछ लें या फिर जितने भी डेज आते हैं आपको इंडिया में तो मनाते हैं, इंटरनेशनल डेज होते हैं वो आपको आ सकते हैं। नेक्स्ट इज हु इज़ द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? तो जब 2020 में पेपर हुआ था तब उस टाइम पर महाराष्ट्र के गवर्नर कौन थे? तो वो थे, लेकिन इस बार जो आपको अलग अलग जो गवर्नर हैं अलग अलग जगह के वो आपको याद होना चाहिए। तो अभी रिसेंट में जो गवर्नर हैं 2022 में महाराष्ट्र में कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और उस टाइम पर भी यही थे भगत सिंह कोश्यारी। 2019 से हैं, अभी भी ये गवर्नर हैं महाराष्ट्र के। एमपी के गवर्नर आ सकते हैं तो उनके नाम याद रखें, यूपी के आ सकते हैं, यूपी एमपी के और महाराष्ट्र के ज़्यादातर आते हैं।
नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ मेघालय। मेघालय की कैपिटल क्या है? तो मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। इस बार जो जी के जीएस में आपको रूस यूक्रेन का युद्ध आ सकता है, एक दो क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन एवरी ईयर। तो हम विश्व स्तर पर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाते हैं। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पर आपका आंसर होगा 10 अक्टूबर। नेक्स्ट इज हु वॉन द फ्रेंच ओपन मैच सिंगल टाइटल इन 2020। अब इस बार 2020 के बाद से लेकर 2022 में रिसेंट तक जो भी मैच हुए हैं, चाहे वो बैडमिंटन में हुए हों, क्रिकेट में हुए हों, तो वो याद रखें आप। तो सिंगल टाइटल 2020 में किसने जीता था? राफेल नडाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कुचिपुड़ी इज द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट। तो कुचिपुड़ी के स्टेट का क्लासिकल डांस है तो है आंध्र प्रदेश का। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट इज हु इज द बुक ऑथर ऑफ द बुक ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज। तो इसके राइटर कौन है? पारो आनंद, रस्किन बॉन्ड, अनुष्का रविशंकर या फिर सुधा मूर्ति। तो इसकी राइटर हैं सुधा मूर्ति, ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज। नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल नर्सेज डे। तो आपने इसी पेपर में देखा होगा 5 हैं जो डेज पूछे हैं। तो जो आपको नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स आने हैं उसमें डेज भी आपके इंक्लूडेड रहेंगे। तो इंटरनेशनल नर्सेज डे हम कब मनाते हैं? 12 मई को, हर साल 12 मई को मनाते हैं। इस बार की आपको थीम याद रखनी है, क्या रहेगी? नेक्स्ट वन इज हु इज़ द चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ काउंसलिंग फॉर क्रिकेट। बीसीसीआई के रिसेंट में चेयरमैन कौन है? वो है सौरभ गांगुली। नेक्स्ट इज विशाल आनंद हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड। तो विशाल आनंद की डेथ हुई थी 2020 के टाइम का पेपर है। तो कौन थे वो? एक एक्टिंग से रिलेट करते हुए पर्सन थे। तो यहाँ पर आज के पेपर में जो इतने MCQs हमने सॉल्व किए, अब जो नेक्स्ट पेपर होगा वो होगा हरियाणा CHO का पेपर। देन आफ्टर हम त्रिपुरा एंड अगेन हम MP के सॉल्व करेंगे। तो आपका 17 अप्रैल को पेपर है, उसके पहले पूरे पेपर, पूरी सीरीज़, पूरा आपका सिलेबस है जो कवर करवा दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। और इन पेपर्स की PDF के लिए आप ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ आपको अवेलेबल हैं। कोई भी डाउट हो, क्वेरी है तो आप मेरे WhatsApp नंबर पर मैसेज कर सकते हैं।